हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का टॉप 40 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने सेट 1, 2 और 3 ठीक है करवा दिए। यदि आपने नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराएंगे दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें दोस्तों, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देख करके जाइएगा। ठीक है, और आपको बताना कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर जो है वो हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे। दोस्तों ये जो पृथ्वी का आकार का संबंध है ये निम्नलिखित में से किससे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये भूयाप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि पृथ्वी का आकार का जो संबंध है ये नारंगी से, लेकिन दोस्तों ये जो नारंगी है राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, यदि आप गूगल या फिर अपने एनसीईआरटी बुक को यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भूयाप दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना और कमेंट वगैरह नहीं करना कि ये आंसर होगा ये होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, भूयाप। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है। दोस्तों ये जो कथन है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना है और व्याख्या करना है, ये जो कथन है ये कौन सा भूगोलवेता के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो कथन दिया गया दोस्तों ये दिया गया रिचर्ड हॉटस्टोन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। यानी आपको बताना इनमें से कौन सा भूगोलवेता है दोस्तों जिन्होंने ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसका प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग इरेटोस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इरेटोस्थनीज राइट आंसर होगा। इरेटोस्थनीज ने दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये जो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना है, इस ज्वारीय परिकल्पना को कौन सा भूगोलवेता द्वारा दिया गया है, तो ये जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर हो जाएगा जेम्स जीन्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना कि आपका स्कोर जो है कितना आ रहा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, और कम समय में आपको वही पढ़ना दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ये जो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कि एक सटीक है, जो कि एक सही सिद्धांत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई। दोस्तों ये जो प्रकाश वर्ष है ये क्या मापने की इकाई है, खगोलीय दूरी, स्थल की दूरी, समय मापने की दूरी या फिर प्रकाश की गति की दूरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये टोटल 8 ग्रह हैं दोस्तों जो कि सौर मंडल में वर्तमान समय में ग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये जो भूकंप का उद्गम केंद्र होता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, ये सबसे समीपतम जो होता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। ये आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि सुनामी में सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों ये जो सुनामी आता है तो सबसे अधिक क्षति देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र में होता है दोस्तों, यदि भूकंप दोस्तों पृथ्वी पर आता है स्थल पर तो उसे भूकंप कहा जाता है। ठीक है, और वही यदि भूकंप यदि समुद्र में आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। तो सबसे अधिक क्षति कौन सा क्षेत्र में होगा दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग स्थल के आंतरिक भाग में। ठीक है, स्थल के आंतरिक भाग में दोस्तों सबसे अधिक क्षति होता है सुनामी में। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों भूपृष्ठ में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। भूपृष्ठ में यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर जाते हैं, ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। यानी दोस्तों इनमें से कौन सी विधि द्वारा हमें भूगर्भ की जानकारी के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी, ठीक है। दोस्तों ज्वालामुखी जब आता है दोस्तों तो वहां से जो भी मैग्मा वगैरह निकलता है तो उससे हमारा पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या तत्व पाया जाता है, तो ये एक प्रत्यक्ष कारण है जो कि ज्वालामुखी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। दोस्तों ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये कब प्रस्तावित किया गया था, तो 1912 में। लेकिन ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये प्रस्तावित किया गया था दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे का राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को कब दिया गया था, तो 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन आपको दोस्तों किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। दोस्तों आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा जो है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि 13 का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये जो रिंग ऑफ फायर है ये कौन सा महासागर में है, तो प्रशांत महासागर, ठीक है। ये जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। दोस्तों प्रशांत महासागर की बात करें दोस्तों तो यह सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। महासागरों में देखा जाए तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, तो प्रशांत महासागर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। तो दोस्तों पृथ्वी का देखा जाए स्थल का मुख्यतः कितने भागों में ये विभक्त है, तो टोटल 7 प्लेटों में विभक्त है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VVI कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति जो है इनमें से कौन सा सागर से हुई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 सागर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर होगा 33 सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण। दोस्तों ये जो चूना पत्थर है ये इनमें से कौन से प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो चूना पत्थर जो दोस्तों ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो खनिज तेल है ये देखा जाए तो मुख्यतः कौन से चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये खनिज तेल दोस्तों अग्नीय चट्टान में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही उत्तर हो जाएगा अग्नीय सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। दोस्तों जब भूकंप या भूस्खलन होता है तो सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र में देखा जाएगा दोस्तों, तो सबसे अधिक कहाँ पे देखा जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे का सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो सही उत्तर होगा अपर्दन। जी हाँ दोस्तों अपर्दन जो है जो कि एक अनुक्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन घ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो दोस्तों ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करते हैं। दोस्तों ये जो वायुयान होते हैं ये मुख्य रूप से कौन से मंडल में चलते हैं, कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो ये वायुयान की बात करें दोस्तों तो ये समताप मंडल में गमन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल जो है दोस्तों ये समताप मंडल ही माना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मौसम संबंधित घटनाएं जितनी भी घटनाएं होती ये कौन सा मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आता है। दोस्तों यदि आप क्षोभ मंडल में जाएंगे तो कितने मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री तापमान में आपको गिरावट मिलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग
165 मीटर, ठीक है। 165 मीटर की ऊंचाई पर यदि आप जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटेगा, ठीक है। फिर यदि 165 मीटर करते करते तो हर एक 165 मीटर पे तापमान 1 डिग्री घटता है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि पृथ्वी के कितने गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान में बढ़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 32 मीटर, ठीक है। पृथ्वी के यदि आंतरिक भाग में यदि आप 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान में ये प्लस होता जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो दोस्तों ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, तो 78.8% दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनमें से कौन सा वायुमंडलीय परत है जो कि मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, ठीक है दोस्तों। क्षोभ मंडल जो है ये मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल में से एक है, यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि किस मंडल में सभी मौसमिक क्रियाएं घटित होती। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि जितनी भी मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती ये कौन सा मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो रेडियो तरंग होते हैं ये कौन सा मंडल में वापस आते हैं, कौन सा मंडल से लौटते हैं। तो रेडियो तरंग जो होते हैं दोस्तों ये आयन मंडल से वापस आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आयन मंडल, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है। ये जो दोस्तों धूम कोहरा होता है ये सामान्यतः कहाँ पर बनता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पॉल्यूशन सबसे अधिक होता है जिसके कारण धूम कोहरा सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बादल है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है, ठीक है। तो पक्षाप बादल जो है दोस्तों ये सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों ये जो संवहनीय वर्षा है ये देखा जाए मुख्य रूप से तो कौन सा क्षेत्र में अधिक होता है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के बिना दोस्तों मानव का जीवन नहीं संभव हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। दोस्तों ये जो जल द्रव से गैस में बदलता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होता है। दोस्तों ये जो चक्रवातीय वर्षा होता है ये सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र में होता है, तो ये सबसे अधिक दोस्तों ये होता है तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः कहाँ होती। तो दोस्तों भूमध्य सागरीय वर्षा की बात करें दोस्तों तो ये सबसे अधिक कहाँ पर होती है दोस्तों, तो 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये जो जलवाष्प सीधा ठोस रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे ऊर्ध्वापन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वापन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो जैव विविधता है इसका संरक्षण देखा जाए तो जंतु के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग पौधों और प्राणी दोनों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें सभी जीवधारी के लिए ये जो जैव विविधता है इसका संरक्षण करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जंतु, पौधे और प्राणी दोनों, ये यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। ये दोस्तों, ये जो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है इसको किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसे दोस्तों 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, दोस्तों जिस भी क्षेत्र में प्रजातीय विविधता अधिक देखने को मिलता है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों ये रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये कौन सा ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ब्राजील में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ब्राजील में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए थे, सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा दिया, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों यदि आपने पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखा तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप दोस्तों चारों पार्ट देख कर चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ज्योग्राफी में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को रिवीजन के उद्देश्य से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और मैंने दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ, यदि आप नहीं देखे तो इस चैनल में जाकर विजिट करके हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले, ठीक है। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।